1974 में इटली के शहर नेपल्स की एक छोटी सी आर्ट गैलरी के अंदर एक औरत 6 घंटे तक बिल्कुल बेहरकत खड़ी रही। उसने वहां मौजूद लोगों को इजाजत दी कि वो उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। उसके पास एक मेज रखी थी जिसके ऊपर 72 चीजें थी। कुछ चीजें प्यार और सुकून देने वाली थी जैसे गुलाब का फूल, एक पर और परफ्यूम, लेकिन कुछ चीजें खतरनाक भी थी जैसे चाकू, कैंची, खास तौर पर एक बंदूक और गोली। लोगों के लिए सिर्फ एक ही कानून था, उनके पास 6 घंटे थे। वो इन चीजों को उस औरत पर अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते थे। जो कुछ इसके बाद हुआ, उसने इंसानी फितरत का एक ऐसा चेहरा दिखाया जिसे अक्सर लोग देखना नहीं चाहते। इस परफॉर्मेंस का नाम रिदम ज़ीरो था और ये इस हद तक चली गई थी कि कत्ल के करीब पहुंच गई थी। हेलो ऑडियंस, खुशामदीद। आप देख रहे हैं हैरत। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत से लोगों ने सोचा कि मारियाना अब्रामोविच पागल हो चुकी है। मारियाना एक जवान औरत थी जो अपने जिस्म और दिमाग की बर्दाश्त की हदों को बार बार आजमाती रहती थी। वो अपने आर्ट के जरिए कुर्बानी, बेबसी और दर्द को इस्तेमाल करके इंसानी तजुर्बे की गहराई को समझना चाहती थी। मारियाना 1946 में यूगोस्लाविया में पैदा हुई। उसके माँ बाप कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े अफसर थे। इसकी वजह से उसका बचपन बहुत सख्त, सर्द और डिसिप्लिन वाला था। इस तरह की परवरिश ने उसके अंदर दुनिया को सिर्फ पैसे और चीजों के नजरिए से देखने की सोच पैदा कर दी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी दादी बहुत मजहबी थी। उन्होंने मारियाना के अंदर रूहानी सोच और कीमत भी डाल दी। इन दोनों मुख्तलिफ सोचों के बीच एक अजीब सी कशमकश पैदा हुई। इसी से मारियाना के अंदर दर्द की रूहानी अहमियत का जुनून पैदा हुआ। 1973 से 1974 के दरमियान मारियाना ने परफॉर्मेंस का एक सिलसिला शुरू कर दिया। उसने इस आर्ट को रिदम्स का नाम दिया। हर परफॉर्मेंस में उसने अपने जिस्म, दिमाग और दर्द सहने की अहद को आजमाया। रिदम 2 में उसने वो दवाइयाँ ली जो जहनी मरीजों को दी जाती है। रिदम 5 में वो जलती हुई आग में लेट गई जब तक धुएं ने उसे बेहोश न कर दिया। रिदम 10 में उसने चाकू से अपनी उंगलियों के दरमियान वार किया जब तक खून निकलना शुरू न हो गया। लेकिन इस सिलसिले का आखिरी हिस्सा सबसे खतरनाक था। इस बार दर्द उसके हाथों से नहीं आना था, इस बार दर्द उसे दूसरे लोग देने वाले थे। मारियाना ने फैसला किया कि वो खुद को एक बेजान चीज बना देगी और ऑडियंस जो चाहे करेगी। यहाँ वो ये देखना चाहती थी कि आखिरकार लोग कितनी दूर तक जा सकते हैं। बिल्कुल रात के 8 बजे मारियाना गैलरी के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने सादा कपड़े पहन रखे थे। वो न बोली, न हिली, न किसी की आंखों में देखा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं एक चीज हूँ, इन 6 घंटों में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। पहले 2 घंटे तक लोग घबराए हुए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये आर्ट है या कोई इम्तिहान। कुछ लोग एहतियात से उसके इर्द गिर्द घूमते रहे। किसी ने उसके हाथ में गुलाब का फूल दिया, किसी ने उसके गाल को चूमा, कुछ ने उसके खड़े होने के तरीके को बदला जैसे वो कोई गुड़िया हो। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। तीसरे घंटे तक किसी ने ब्लेड से उसकी शर्ट काट दी और फिर लोगों ने उसके कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए। जल्द ही उसके कपड़े बिल्कुल फट गए। किसी ने उसकी गर्दन पर इतना गहरा जख्म लगाया कि खून निकल आया और फिर एक आदमी ने वो खून पीने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उसे गलत तरीके से छुआ। गुलाब के कांटों को उसके पेट में चुबा दिया गया। फिर हालात और भी खतरनाक हो गए। एक आदमी ने मेज से बंदूक उठाई, उसमें गोली भरी और बंदूक मारियाना के हाथ में दे दी और फिर उसने मारियाना का हाथ उसके अपने सिर की तरफ किया और उसकी उंगली ट्रिगर पर रख दी। वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रिगर दबा रहा था। मारियाना फिर भी बिल्कुल नहीं हिली, क्योंकि अगर वो हिलती तो परफॉर्मेंस खत्म हो जाती। इसी दौरान लोगों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। कुछ लोग बंदूक छीनना चाहते थे और कुछ नहीं। भीड़ 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, एक जो मारियाना को बचाना चाहती थी और दूसरी जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। यहाँ लोगों का 2 ग्रुप्स में बढ़ जाना अचानक नहीं हुआ। ये एक गहरी नफ्सियाती तब्दीली का नतीजा है। इसे साइकोलॉजी में डी-इंडिविजुएशन कहते हैं, जहाँ इंसान भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी जाती पहचान खो देता है। साइकोलॉजी ये बताती है कि इंसान जब ग्रुप में होता है तो उसकी जिम्मेदारी का एहसास खत्म हो जाता है, हमदर्दी कम हो जाती है, शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है ये सिर्फ मैं नहीं, सब कर रहे हैं। इस परफॉर्मेंस में कोई कानून नहीं था, कोई सजा नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे तशद्दुद नॉर्मल लगने लगा। इसे इन्फॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं, जहाँ लोग गैर वाज़ेह हालत में दूसरों को देखकर फैसला करते हैं। इस परफॉर्मेंस की सबसे खौफनाक बात ये नहीं है कि लोग तशद्दुद कर रहे थे, बल्कि ये थी कि वो कितनी आसानी से इसमें डल गए। न कोई इनाम था, न कोई मजबूरी, सिर्फ एक मौका था। जब 6 घंटे पूरे हुए और मारियाना ने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे ही उसने अपनी इंसानी पहचान वापस ली, भीड़ अचानक भाग गई जैसे कोई मुर्दा जिंदा हो गया हो। अब मारियाना कोई चीज नहीं थी, वो एक जिंदा इंसान थी और कुछ लोग अपने किए का सामना करने के काबिल नहीं थे। बाद में मारियाना ने कहा, अगर आप सब कुछ लोगों पर छोड़ दें तो वो आपको मार भी सकते हैं। मारियाना पहली आर्टिस्ट नहीं थी जिसने ऐसा तजुर्बा किया। 1964 में योको ओनो ने जापान में एक परफॉर्मेंस की थी जिसका नाम कट पीस था। वो स्टेज पर बैठी और सामने एक कैंची रख दी और कुछ नहीं कहा। लोग एक एक करके उसके कपड़े काटने लगे। पहले छोटे और तमीज वाले कट्स थे, लेकिन धीरे धीरे वो गहरे
और बेरहम हो गए। योको ने सारा वक्त खामोशी इख्तियार की। इन दोनों परफॉर्मेंस का मकसद एक ही था, इंसानी फितरत को बेनकाब करना। दोनों ने सिर्फ लोगों से एक ही सवाल पूछा, अगर कोई आपको न रोके तो आप क्या करेंगे। मारियाना का ये केस इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ तशद्दुद की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि हमदर्दी और बेहिसी के दरमियान कितनी पतली लकीर होती है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये लोग किसी दूसरी दुनिया के नहीं थे, ये हम जैसे आम लोग थे और शायद हम खुद भी ऐसे हो सकते हैं। आज इस मारियाना की बहादुरी को आर्ट हिस्ट्री की सबसे ताकतवर परफॉर्मेंस में गिना जाता है, इसलिए नहीं कि ये ड्रामेटिक थी, बल्कि इसलिए कि ये सच दिखाती है। आज इंटरनेट, गुमनामी और ऑनलाइन भीड़ के दौर में ये परफॉर्मेंस पहले से ज्यादा असरदार हो चुकी है। मारियाना जिंदा बच गई, लेकिन ये तजुर्बा उसे बदल गया। उसने कहा कि इस परफॉर्मेंस के बाद उसके बाल जल्द ही सफेद हो गई। फिर भी उसके तमाम कामों में से ये काम आज भी सबसे ज्यादा खौफनाक और दुनिया को याद रहने वाला एक्ट माना जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।